आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है। देखो, मैं बोला था कि कुछ प्रॉब्लम जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जर्नल तो पास करो ही, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में दिखाओ कि आप कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे। देखो, मैं बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना के छोटा सा रखा हूं यहां पर। ये कंप्लीट नहीं है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बट शेयर चैप्टर में कैपिटल का प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट लिया हुआ हूं जहां पर कैपिटल का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अब कैपिटल का प्रेजेंटेशन जो बैलेंस शीट में करोगे, अब कैपिटल में मैं बोला था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल होते हैं। इस चैप्टर में कैपिटल ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे मैं समझाया था, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है ना, एंड रिजर्व कैपिटल। इतने तरह के कैपिटल हैं। तो क्या सारे कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा क्या? ऑथोराइज, सब्सक्राइब्ड, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारा बोलकर यहां पर दिखाया जाएगा क्या? नहीं, यहां केवल बैलेंस शीट में जो दिखाया जाएगा केवल शेयर कैपिटल को दिखाया जाएगा। तो बाकी जो इतने सारे नाम हैं उसको कहां दिखाया जाएगा? देखो, बैलेंस शीट जो कंपनी का है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो टॉपिक है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी में इंफॉर्मेशन को दिखाने हैं वो ऑर्डर में दिखाना हम लोगों को। जैसे हम लोग 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे या 12 में पार्टनरशिप फर्म पढ़े हो, वहां भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट जो बना रहे थे हम लोग उधर, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था एसेट्स और लायबिलिटी को ऑर्डर में दिखाने का। लेकिन चूंकि कंपनीज का बैलेंस शीट में मैं पहले ही बोला हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है, शेड्यूल 3 में जो बात बोला गया है, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, देख लेना। शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट 2013 में एक शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल 3। उस शेड्यूल में पार्ट 1 है या पार्ट ए कह लो, जिसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है, और पार्ट बी जो है उसमें पीएनएल का फॉर्मेट बना हुआ है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहा जाता है। तो बैलेंस शीट देखो यहां का बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में आइटम की भरमार है। देखो, आइटम भरे हुए हैं और वो सारे आइटम्स को क्रम में रखना है, ऑर्डर में रखना है, एक सीक्वेंस में रखना है, सजाना है उसको। ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हो। जबकि पहले जो बैलेंस शीट आप पढ़े हो उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, आप ऊपर नीचे भी इंफॉर्मेशन को दिखा रहे थे। लेकिन यहां पर ऊपर नीचे नहीं चलेगा। यहां पर जिस जगह पर जिस एसेट्स और लायबिलिटी को रखा गया है आपको वहीं रखना है, वहीं दिखाना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है ना। तो फिर बैलेंस शीट के इतने सारे आइटम्स को कैसे याद किया जाए? प्लस जब यहां पर बैलेंस शीट में केवल शेयर कैपिटल बोलकर जाएगा तो इसका वर्किंग कैसे तैयार किया जाए, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे तैयार किया जाए? तो आपको जहां भी कंप्लीट बैलेंस शीट बनाना रहेगा ना, वहां पर नोट्स टू अकाउंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग हो जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। अगर वो नोट्स टू अकाउंट्स की प्रैक्टिस बढ़िया से करते हो, उसको बढ़िया से बनाने सीख जाते हो, तो बैलेंस शीट को इजीली बना सकते हो। लेकिन बैलेंस शीट का भी क्रम जो है, ऑर्डर, उस ऑर्डर को कैसे याद किया जाए? बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं ना, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। तो पहले वाला बैलेंस शीट आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पढ़े हो, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी और राइट साइड में एसेट्स। लेकिन यहां कंपनी के बैलेंस शीट में ऐसा नहीं है। देखो, बैलेंस शीट का जो कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है वो वर्टिकल फॉर्म में बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हम लोग लायबिलिटीज साइड जो लेफ्ट साइड में लिखते थे, वहां यहां पर अब कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं लिखकर पहला पॉइंट देखो यहां पर आया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। केवल लायबिलिटी नहीं, इक्विटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये आना, इक्विटी में आ गया क्या, शेयर कैपिटल, डिवेंचर, ठीक है ना, शेयर डिवेंचर ये इक्विटी के अंदर आता है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी में बहुत सारे और भी लायबिलिटी हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जितने भी लायबिलिटी हैं, और सबको आपको यहां पर ऑर्डर में सजाना है, ऊपर नीचे नहीं करना है। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्किंग कैसे किया जाए, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाया जाए,
प्लस बैलेंस शीट के जितने इंफॉर्मेशन है उसको कैसे याद किया जाए। ऑर्डर में सजाना है हमको, तो हम याद कैसे करें, क्योंकि आइटम बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ ऐसा ट्रिक लाइए, कुछ ऐसा चीज बताइए जिससे बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो सके इजीली। तो देखो आज मैं उसी ट्रिक पर बात कर रहा हूं, मैं कोडिंग कर दिया हूं, देखना ठीक है ना। बैलेंस शीट के सारे इंफॉर्मेशन के लिए मैं कोडिंग कर दिया हूं। उस कोडिंग को अगर आप याद रखोगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा और आप ऑर्डर में बैलेंस शीट में आराम से चीजों को सजा सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो। हालांकि इस चैप्टर में पूरे बैलेंस शीट की तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन जब वॉल्यूम 3 पढ़ोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे, रेशियो एनालिसिस पढ़ोगे, तो फिर बैलेंस शीट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, बैलेंस शीट पर पकड़ होना चाहिए। तो मैं देखो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में से केवल एक साइड को लिया हूं, देखो लायबिलिटी साइड को। इस लेक्चर में मैं एक साइड कोडिंग करके आज समझा रहा हूं, क्योंकि लायबिलिटी साइड लेना हमारे लिए इसलिए भी मजबूरी हो गया है कि इस चैप्टर में, ठीक है ना, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन मांगता है कैपिटल का, कि भाई आप कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे। तो कैपिटल तो लायबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन है। तो मैं आज के लेक्चर में देखो लायबिलिटी साइड के लिए कोडिंग किया हूं कुछ। अब ये कोडिंग आपको पसंद आना चाहिए। अब मुझे तो पसंद आया है, अब आप लोग कितना पसंद करते हो ये मैं नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन मेरे से जितना हो पाया है कि आसान से आसान किया जाए कोडिंग के थ्रू बैलेंस शीट के ऑर्डर को समझने के लिए, ठीक है ना। तो देखो लायबिलिटी साइड में 4 मेन हेडिंग होता है। लायबिलिटी साइड जब बैलेंस शीट का बनाओगे नहीं लायबिलिटी साइड, तो इसमें 4 सबसे मेन जो हेडिंग जो होता है वो 4 हेडिंग रखना, 4 मेजर हेडिंग है। मेजर हेडिंग जो है उसको हम लोग याद कैसे करेंगे, देखो याद करने का तरीका क्या है मेजर हेडिंग का। देखो अगर किसी को आंख की बीमारी हो तो भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो आंख का है वो चेन्नई में है। अगर आप लोग जानते हो, बहुत लोग जानते होंगे स्टूडेंट, और नहीं लोग जो जान रहे हो, भारत में सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल जो है वो चेन्नई में है, जिसका नाम है शंकर नेत्रालय चेन्नई। अब उसके बहुत सारे ब्रांचेज हर स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत बड़ी हॉस्पिटल है आई डिजीज के लिए, शंकर नेत्रालय चेन्नई। मैं शंकर नेत्रालय चेन्नई में केवल एक वर्ड यहां पर एक नाम ऐड किया हो पहले, सीयू। मान लो उस हॉस्पिटल में एक स्टाफ है, ठीक है, जिसका नाम है सीयू। आपको याद क्या रखना है, देखो सीयू शंकर नेत्रालय चेन्नई। अरे बचपन में खूब पढ़ा होगा यार, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ऐसा पढ़े हो ना, ठीक है ना। बस उसी चीज को यहां पर अब हम लोग को याद करना है। देखो सीयू शंकर नेत्रालय चेन्नई, इतना तो आराम से याद कर सकते हो यार, 3 बार 4 बार बोलोगे आराम से इजीली याद हो गया। सीयू शंकर नेत्रालय चेन्नई। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले सीयू को रखना है, देन शंकर को रखना है, देन नेत्रालय को रखना है, देन चेन्नई को रखना है। अब बोलोगे सर क्या यही इसी नाम को लिखना है? नहीं, ये तो मैं कोडिंग किया। सीयू फॉर होता है देखो शेयर होल्डर्स फंड। क्या होगा? सीयू फॉर शेयर होल्डर्स फंड। यानी लायबिलिटी साइड में सबसे पहले यहां लिखा जाता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या लिखा जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड जो है इसके अंदर देखो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ऐसे पॉइंट वाइज इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन आएंगे, लेकिन सबसे टॉप में किसको रखा जाएगा? शेयर होल्डर्स फंड को सबसे टॉप में रहेगा, देखना ये। तो सीयू फोर क्या हो गया? सीयू फोर शेयर होल्डर्स फंड। शंकर फोर क्या हो गया? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जो भी एप्लीकेंट एप्लीकेशन के नाम पर कंपनी में पैसा भेज देता है, अब सारे एप्लीकेंट को तो शेयर मिल नहीं जाता है। मैं समझाया हूं पहले कि सारे एप्लीकेंट को शेयर नहीं मिल जाता है, ठीक है, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। जिनको नहीं मिलता है उनका पैसा लौटा दिया जाता है, जिनको मिल गया होता है उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है उनके नाम पर शेयर को, ठीक है। तो कंपनी जो भी एप्लीकेशन के नाम पर आपसे पैसा लिया है उसको अभी पेंडिंग रखे हुए है, अलॉटमेंट के लिए पेंडिंग नहीं किया, अलॉटमेंट नहीं किया, पेंडिंग रखा है अलॉटमेंट के नाम पर, अलॉटमेंट को, ठीक है ना। तो ऐसे याद करना है चीजों को कि शंकर फोर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
ठीक है ना। ये सेकेंड हमारा मेजर हेडिंग होगा, मेन हेडिंग। और नेत्रालय फॉर हो गया नॉन करेंट लायबिलिटी, और चेन्नई फॉर हो गया करेंट लायबिलिटी। यही चार मेन हेडिंग होते हैं। देखो ये लायबिलिटी साइड के लिए चार मेन हेडिंग है। सी फॉर शेयर होल्डर्स फंड, शंकर फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है ना। और नेत्रालय फॉर नॉन करेंट लायबिलिटीज, और चेन्नई फॉर करेंट लायबिलिटीज। इतना याद कर लोगे, अब ऑर्डर में आ जाएगा सारा चीज। मेन जो हेडिंग है वो रेडी कर लोगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो इसके अंदर सब हेडिंग भी है। केवल देखो शंकर में सब हेडिंग नहीं है, इसमें सब हेडिंग नहीं है, बट सीयू में, नेत्रालय में और चेन्नई में सब हेडिंग है, यानी इसके अंदर भी कुछ लायबिलिटीज आएंगे। अब देखो सीयू में क्या आएगा, यानी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आएगा। तो समझो सीयू जो है कैसा पर्सन है, ये समझो, ऐसे याद करेंगे हम लोग। सीयू कैसा पर्सन है, ये लिखा हुआ देखो, सीयू कैसा पर्सन है, स्पेशल है वहां के लिए। क्या स्पेशल? स्पेशल रिसर्च मैन। ये जो सीयू है कैसा पर्सन है वहां का, कैसा इंप्लॉय है वहां का, स्पेशल रिसर्च मैन। इतना याद कर लोगे, सीयू कैसा व्यक्ति है वहां का, स्पेशल रिसर्च मैन। स्पेशल फॉर हो गया शेयर कैपिटल, ठीक है ना। स्पेशल फॉर क्या हो गया, शेयर कैपिटल। तो हम लोग देखो यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, ये लिखेंगे हम लोग। अब शेयर कैपिटल लिख तो दिए, लेकिन शेयर कैपिटल में अमाउंट कहां से आएगा, तो अमाउंट देखो नोट्स टू अकाउंट से आएगा। यहां नोट्स टू अकाउंट्स बनाया हुआ है। अब मैं इसको समझाऊंगा ये नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये नोट्स टू अकाउंट्स को समझना। अब नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू देखो मैं यहां 29,80,000 रुपए टोटल यहां लाया हूं। ये एक इमेजिनरी फिगर है, देख लेना। ये समझाने के लिए मैं अपने से फिगर लिया हूं। ऐसे प्रॉब्लम जब दिया रहेगा, ठीक है ना, बुक में जो भी प्रॉब्लम है उसमें जो फिगर दिया रहेगा वो फिगर आप लेके इसको निकालना। तो मैं यहां पहुंच रहा हूं इस पर, लेकिन पहले डिस्क्लोजर को समझो यहां क्या है, ठीक है। तो मैं यहां पर बात किया कि सीयू जो है कैसा पर्सन है, स्पेशल है। स्पेशल फॉर शेयर कैपिटल, तो सबसे पहले आ गया शेयर कैपिटल। अब देखो रिसर्च, ठीक है। रिसर्च फॉर क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस का भी हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बना सकते हैं। जहां भी डिटेल्स लग रहा है उस डिटेल्स के लिए हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बना लेंगे, ठीक है, ताकि ये साफ सुथरा बन सके। क्योंकि इसमें अपने ही आइटम बहुत ज्यादा है। अब यही सारा कुछ को डिटेल्स को बनाओगे तो पता चलेगा 4-5 पेज में हमारा बैलेंस शीट चला गया, तो देखने में भी लेंदी, पढ़ने में भी लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसलिए इसमें आने वाले जो इंफॉर्मेशन हैं उनको हम लोग वर्किंग नोट में डाल देंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में, और यहां से एक फाइनल फिगर निकालेंगे और यहां भेज देंगे, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर देखो बहुत कुछ चीज आने वाला है। रिजर्व एंड सरप्लस नाम से ही देखो क्लियर, रिजर्व एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात किए थे कि जब शेयर प्रीमियम पर इशू किया जाएगा तो प्रीमियम भी जो आएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर ही आएगा, प्रीमियम। समझ में आ गया ना। इसी तरह कोई भी रिजर्व बनाए हो, जनरल रिजर्व है, ठीक है, या कैपिटल रिजर्व है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। समझ गए बात को। तो स्पेशल फॉर हो गया शेयर कैपिटल, रिसर्च फॉर हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, और मैन फॉर हो गया देखो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है ना। यानी सी पॉइंट जो यहां पर लिखोगे, ये लिखोगे मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट, ठीक है ना। ये चीज आ जाएगा। अब जैसे शेयर कैपिटल के लिए यहां पर पॉइंट ए में शेयर कैपिटल आया, और शेयर कैपिटल के लिए ये नोट्स बना हुआ है। अब ये जो नोट टू अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, मान लो ये नंबर 1 है, तो हम लोग यहां नोट नंबर जो लिखे हुए हैं कॉलम बनाया, देखो पार्टिकुलर। एक चीज और क्या देखो अंतर हो रहा है बैलेंस शीट की फॉर्मेट में। अभी तक आप पहले से जो बैलेंस शीट बनाया उसमें लायबिलिटी अमाउंट और एसेट्स अमाउंट ये लिखे हो। बैलेंस शीट में को फर्स्ट टाइम आपको दिख रहा है पार्टिकुलर, नोट्स टू अकाउंट्स एंड रूपीज, ठीक है। हालांकि रूपीज का ये कॉलम जो है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 बात करेंगे तो ये एक जो वहां दिया गया शेड्यूल 3 में फॉर्मेट,
उसके अकॉर्डिंग देखो यहां दो कॉलम बनाया हुआ होगा, किताब में आप जब जाओगे बुक में तो यहां दो कॉलम बना हुआ है, एक करंट ईयर का फिगर दिखाया जाता है, एक लास्ट ईयर का फिगर दिखाया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हमको जरूरत नहीं है, शेयर चैप्टर में, इसीलिए हम यहां पर सिंगल लिए हुए हैं कॉलम देखना। ठीक है, मेन फॉर्मेट भी मैं बताऊंगा जब वॉल्यूम 3 में आ जाएंगे हम लोग कैश फ्लो वाली बात में, तब वहां पर एक फुल फॉर्मेट बनाकर दिखाएंगे। तब तक आप इस कोडिंग को याद रखना, ताकि वहां बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब फट से बात को समझ जाओगे। ठीक है ना। चलो, तो हमारा देखो C4 हो गया शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड देखो, शेयर होल्डर्स फंड हम यहां लिख दिए हैं। अब शेयर होल्डर्स फंड में देखो शिव कैसा पर्सन है, स्पेशल है, रिसर्च है, मैन है। स्पेशल, रिसर्च, मैन। स्पेशल फॉर शेयर कैपिटल, रिसर्च फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, और मैन फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तक केवल हमें यहां पर शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल की जरूरत है इस चैप्टर में, शेयर कैपिटल का। ठीक है ना। मैक्सिमम जो कॉलम मिलेगा उसमें केवल शेयर कैपिटल आपको लिखना है। छोटा सा ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, ये तो थोड़ा बड़ा हो भी गया, क्योंकि केवल आपको दिखाना है शेयर कैपिटल, ये पॉइंट ए। और पॉइंट ए का ये जो वर्किंग नीचे बना हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स, ये बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है ना। चलो, तो एक मेजर हेडिंग आपको समझा दिए हम सीयू। अब शंकर में देखो कोई भी सब हेडिंग नहीं है, शंकर फॉर यहां लिख दिया है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो इसके अंदर कोई अलग से सब हेडिंग नहीं है, इसके अंदर कोई आने वाला इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन नेत्रालय फॉर देखो नन करेंट लायबिलिटी, इसके अंदर 4 इंफॉर्मेशन आएंगे सब हेडिंग। ठीक है, ये तो मेन हेडिंग हो गया नन करेंट लायबिलिटी। नन करेंट लायबिलिटी दैट इज फिक्स्ड लायबिलिटी, वैसा लायबिलिटी जो कंपनी 1 साल से ज्यादा के लिए लिए हुए है, 1 साल के बाद ही उसका पेमेंट करना है। ठीक है ना। और 1 साल के अंदर जब पेमेंट करना हो जाएगा तो वो करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, करेंट लायबिलिटी। तो नन करेंट लायबिलिटी को भी हम लोग ऑर्डर में ही सजाना है, ऊपर नीचे नहीं करोगे। अब नन करेंट लायबिलिटी में 4 इंफॉर्मेशन आना है। देखो, अब चूंकि हम लोग हॉस्पिटल में आई हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां कोडिंग क्या किया गया, लो डिफरेंसेस ऑफ लाइट, आंख से कम दिखाई दे रहा है, लो डिफरेंसेस ऑफ लाइट। लो फॉर हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफरेंसेस फॉर हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है ना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है इस पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखना। ऑफ फॉर हो गया अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और लाइट फॉर हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ऐसे 3 बार 4 बार जब इसको पढ़ोगे, लो डिफरेंसेस ऑफ लाइट, लो डिफरेंसेस ऑफ लाइट, ऐसे 3 बार 4 बार जब रिपीट करोगे तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा कि नन करेंट लायबिलिटी में 4 जो ऑर्डर में हमारा सब हेडिंग आना है, उसको याद रखने का तरीका है लो डिफरेंसेस ऑफ लाइट, लो फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफरेंसेस फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ऑफ फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और लाइट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऐसे हो जाएगा। तो ये बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे फुल फॉर्मेट में ये बनता, ठीक है ना, तो हम लोग इस पूरी चीज को सजाते वहां पर। अब आगे देखो चेन्नई फॉर करेंट लायबिलिटीज, और करेंट लायबिलिटी में भी देखो 4 चीज आता है। अब चूंकि ये हॉस्पिटल जो है शंकर नेत्रालय चेन्नई, वो चेन्नई यानी साउथ में है। अब देखो साउथ में है तो हम यहां पर याद करने के लिए क्या किए करंट लायबिलिटी को, करंट लायबिलिटी में भी 4 नाम आया। देखो एसटी, ठीक है, और एसटी, एससी, ओबीसी, सुने हो नाम ना जी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, तो यहां पर आ गया देखो शेड्यूल ट्राइब एसटी ऑफ साउथ, साउथ में है चेन्नई, तो एसटी ऑफ साउथ, ठीक है, साउथ का जो शेड्यूल ट्राइब है। अब एस फोर हो गया देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अब टी फोर हो गया ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में 2 चीज आता है देखना, एक क्रेडिटर और दूसरा बिल्स पेबल, ठीक है, तो ये हो गया ट्रेड पेबल। ऑफ फोर हो गया अदर करेंट लायबिलिटीज, और साउथ फोर हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, साउथ फोर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब 3 बार 4 बार इसको रिपीट करना देखना, एसटी ऑफ साउथ, ये तो तुरंत याद हो जाएगा एसटी ऑफ साउथ। एस फोर हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ बोरो किए हो, लोन लिए हो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। टी फॉर ट्रेड पेबल, ऑफ फॉर अदर करेंट लायबिलिटीज, एंड साउथ फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इस तरह से 4 मेजर हेडिंग, मेन हेडिंग, और उसके अंदर आने वाला सब हेडिंग। इसको ऑर्डर में कैसे याद किया जाएगा, इसके लिए मैं कोशिश किया हूं, ठीक है। होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक है, और इससे आप ऑर्डर में चीजों को सजा पाएंगे, मेहनत कम करना पड़ेगा, 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा चीजें।
तो चलो आज हमने इधर की चीज तो देख लिया। अब मेन काम हमारा देखो शेयर कैपिटल को यहां पर देखना है कि ये जो शेयर कैपिटल का वर्किंग नंबर 1 से जो यहां फिगर लाना है, ये नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाइए। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट्स जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें मैं बोला था कि जो कैपिटल है शेयर कैपिटल, ठीक है, इसमें ऑथोराइज हो गया, ऑथोराइज, इसी में इशूड शेयर कैपिटल हो गया, इसी में सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हो गया। ऐसे मैं पढ़ा चुका हूं पहले, देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल में। तो सबसे पहले देखो यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर ईयर इंडेड, यहां पर आ गया जो भी ईयर इंडेड है, यहां भी एज एट में जो भी ईयर इंडेड रहेगा वो लिख देना, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम लिख देना। अब नोट्स टू अकाउंट्स में देखो शेयर कैपिटल का डिटेल्स कैसे बनता है। शेयर कैपिटल से यहां हेडिंग आ गया, यहां सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में बोला था ये ऑथोराइज्ड कैपिटल इज नॉट ए रियल कैपिटल, नॉट एक्चुअल कैपिटल, इट शो ओनली मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल। कंपनी के पास मैक्सिमम शेयर क्या है, मैक्सिमम कैपिटल क्या है, यही ये शो करता है। तो देखो ऑथोराइज में हम यहां पर लिए हुए हैं, ये सब इमेजिनरी फिगर है, देखना काल्पनिक फिगर है, ये लिए हुए 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 2 लाख इंटू 10 करोगे तो 20 लाख रुपया आ जाएगा, और 20,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच का, तो 20,000 इंटू 100 करोगे तो 20 लाख ये भी आ जाएगा, और 20 और 20 40 लाख, ये टोटल हो गया। अब ये 40 लाख बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि 40 लाख जो यहां दिखा रहे हो ये कैपिटल है ही नहीं, ये तो मैक्सिमम लिमिट को शो कर रहा है कि हाँ कंपनी के पास इन फ्यूचर इतना कैपिटल रहेगा, यहां तक कैपिटल रह सकता है, ये दिखा रहा। ऑथराइज का मतलब यही है। अब इसमें से कितना शेयर हम मार्केट में छोड़े, कितना का आईपीओ लेकर आए हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पब्लिक को कितना हम शेयर का ऑफर किए हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखा हुआ देखो इशूड कैपिटल, कितना शेयर इशू कर दिए। आउट ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर में से देखो 1,50,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिया गया 10 के रेट में, तो 15 लाख रुपया आ जाएगा यहां पर। और 20,000 प्रेफरेंस शेयर में से 16,000 प्रेफरेंस शेयर यहां पर इशू कर दिए 100 के रेट में, तो 16 लाख यहां हो गया। अब देखो 15 और 16 मिलाकर हो गया 31 लाख 31। अब ये भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ठीक है ना। इशूड तो किए हो, लेकिन पब्लिक लिया कितना शेयर, पब्लिक जो शेयर लिया उस पर ना कैपिटल आएगा जी, और वो ना बैलेंस शीट में जाएगा। पब्लिक जो शेयर लिया, अब पब्लिक शेयर लिया मतलब पब्लिक को शेयर क्या है, हम इशूड से ज्यादा तो पब्लिक को शेयर देंगे नहीं, मैक्सिमम इक्वल टू इशूड शेयर यही दोगे। लेकिन डिटेल्स में दिखाना होगा ना कि ठीक है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्या है ये तो दिखाएंगे ना हम लोग। तो देखो इशूड तो हम लोग कर दिए हैं, ये शेयर इशू किए, लेकिन यहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यानी शेयर टेकन बाय पब्लिक। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में देखो यहां सब्सक्राइब कैपिटल हेडिंग बना दिए, ठीक है ना। अब सब्सक्राइब में लिख रहा है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कितना शेयर ऐसा पब्लिक के द्वारा लिया गया है जिस पर फुल पैसा आ गया है, कोई भी एरियर नहीं है, कॉल सिनेरियर पढ़ा दिए हैं, कोई भी एरियर नहीं है। तो देखो यहां लिखा हुआ है कि 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 12 लाख रुपया पूरा पैसा आ गया है, कोई एरियर नहीं इसमें। 1,50,000 शेयर हम लोग मार्केट में छोड़े हैं, इशूड किए हो, उसमें से 1,20,000 शेयर पर पूरा पैसा मिल गया है, ठीक है। और 16,000 प्रेफरेंस शेयर जो है, इसमें से 13,000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच का पूरा पैसा मिल गया है, 13 लाख रुपया देखो इस पर। तो इसका हेडिंग बन के रेडी हो गया, देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब बताओ कि यहां पर हमारा 1,50,000 शेयर में 1,20,000 पर तो पूरा पैसा मिल गया, तो कितना पर पूरा पैसा नहीं मिला। अगर मैं ये मान लूं कि जितना शेयर हम लोग यहां से इशू किए हैं, पब्लिक सारा शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजा है, उससे ज्यादा के लिए नहीं भेजा, इशूड के लिए भेजा गया है। जितना हमारे पास इशूड है उतना ही हमारे पास अप्लाइड है, दोनों इक्वल है, इशूड एंड अप्लाइड। अप्लाइड दैट इज सब्सक्राइब्ड, तो इशूड एंड सब्सक्राइब दोनों इक्वल है। 1,50,000 हमने इशूड किया, सब्सक्राइब्ड भी यानी शेयर टेकन बाय पब्लिक भी 1,50,000 ही है। हमने प्रेफरेंस शेयर 16,000 पब्लिक को ऑफर किया, और सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास जो आया, सब्सक्राइब जो किया गया वो 16,000 के लिए किया गया। क्लियर हो गया यहां तक। अब रहा बात पैसा कितना मिला, ठीक है। तब मैं बोला कि देखो 1,50,000 में से 1,20,000 पर पूरा पैसा 10 कैरेट में मिल गया 12 लाख। 13,000 प्रेफरेंस शेयर को 16,000 में से 13,000 प्रेफरेंस शेयर पर पूरा 100 कैरेट में मिल गया 13 लाख। अब यहां हेडिंग एक और बन गया, देखो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप।
सब्सक्राइब तो किया गया, पब्लिक के द्वारा लिया तो गया, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया गया। तो देखो ऐसा कितने शेयर हैं, 1,50,000 में से देखो 1,20,000 पर पूरा पैसा मिल गया था, बच गया 30,000 इक्विटी शेयर। 30,000 इक्विटी शेयर 10 के रेट में हमको 3 लाख रुपया मिलना चाहिए था, देखो यहां पर। लेकिन कहता है कि लेस कॉल्स इन एरियर, 30,000 शेयर पर 3 रुपया के रेट से 90,000 रुपया नहीं मिला, यानी 30,000 शेयर पर केवल 7 रुपया के रेट से पैसा हमको मिला। 3 रुपया जब एरियर रह गया तो 7 रुपया मिला। तो 30,000 इंटू 7 करोगे तो 3 सत्ते 21, 2,10,000 होता है। देखो 2,10,000 यहां आया है, लेकिन 2,10,000 के लिए वर्किंग कैसे रेडी करोगे? 30,000 इंटू 10, 3 लाख इनर कॉलम में लिख दिए, इसमें से लेस कर दिया कॉल्स इन एरियर 30,000 इंटू 3, 90,000, 3 लाख में 90,000 माइनस कर दिया, 2,10,000, ये पैसा हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो प्रीफरेंस में 3,000, 16,000 में से 13,000 पर तो पूरा पैसा मिल गया है। 3,000 पर देखो क्या मिला है, 3,000 प्रीफरेंस शेयर 100 के रेट में 3 लाख रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर कॉल्स इन एरियर रह गया, देखो 3,000 शेयर पर 10 रुपया के रेट से 30,000 रुपया, यानी 100 रुपया में केवल 90 रुपया कंपनी को मिला है। 10 रुपया पर शेयर अभी पब्लिक नहीं दिया है, वो एरियर है। तो 30,000 रुपया एरियर रह गया 3 लाख में, तो 2,70,000 रुपया मिला। या ये कह लो कि 3,000 शेयर पर 90 रुपया के रेट से 3,000 इंटू 90 करोगे तो 3 9 27, 2,70,000 रुपया, ये 2,70,000 रुपया मिल गया। तो टोटल पैसा जो कंपनी के पास आया कैपिटल के नाम पर, देखो इसी चारों का टोटल आया, यानी जो सब्सक्राइब कैपिटल होता है ना, उसी का पैसा देखो यहां बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्राइब, समझ में आ गया बात? ऑथोराइज नहीं जाएगा, इशूड नहीं जाएगा, क्योंकि रियल में कैपिटल है ये नहीं है। इशूड कर तो दिया, लेकिन पब्लिक जो लिया और उस पर जो पैसा भेजा वो ना कैपिटल मेरे पास आया, तो वो कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। तो सब्सक्राइब वाला पैसा जाएगा। देखो तो ये चारों का टोटल करोगे तो 29,80,000 रुपया आ गया। ये 29,80,000 रुपया आप यहां पर दिखा दोगे, 29,80,000 ये बैलेंस शीट में दिखा दिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या देगा? प्रॉब्लम जैसे मैं इधर दिया करता था पहले के वीडियो में, पहले के लेक्चर में, एक प्रॉब्लम यहां दिया रहेगा, उसका बोल देगा जर्नल पास करो, और जर्नल पास करके आप ये बैलेंस शीट बनाओ और बैलेंस शीट में कैपिटल को दिखाओ। तो जब बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल देगा और कैपिटल दिखाने के लिए यहां बोलेगा, तो फिर आपका मजबूरी है ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाना। ठीक है, तो ये नोट्स टू अकाउंट्स को ठीक से प्रैक्टिस करो, नोट्स टू अकाउंट्स को ठीक से प्रैक्टिस करना है। देखो इसी 3-4 प्रॉब्लम एग्जांपल में चले जाना, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल या अदर जो भी स्टेट बुक रखे हो, एनसीईआरटी रखे हो, उसमें जाना, 3-4 प्रॉब्लम का नोट्स टू अकाउंट्स देखना। ठीक है, और वहां पर इसका वर्किंग को 3 बार 4 बार करना। जब ये प्रैक्टिस ठीक से कर लोगे तो दिमाग में पूरी बात सेट हो जाएगी। ये फाइनल अमाउंट आपको निकालने सीखना है और यही अमाउंट निकाल के यहां पर भेज देना है। ठीक है, यहां तक की बात समझ गया? तो आज मैं आपको बैलेंस शीट का देखो लायबिलिटी साइड की कोडिंग इसमें करा दिया, एसेट साइड का नहीं कराया हूं मैं। अब एसेट साइड में क्या होता है, देखो 2 ही मेजर हेडिंग होता है एसेट साइड में, जो आगे की क्लास में हम समझेंगे, क्योंकि आज वो लंबा हो जाएगा। एसेट साइड में बहुत सारे डिटेल्स और भी हैं। अब एसेट साइड में ऐसे ही आज हिंट्स कर दे रहा हूं कि एसेट साइड में देखो 2 तरह के एसेट्स होते हैं। उसकी कोडिंग कैसे की हम याद करो। टाटा जो है, टाटा कंपनी एक छोटी कार लाई थी, सबसे सस्ती कार, जिसका कार का नाम क्या था? नैनो कार। सबको मालूम है ना नैनो कार, छोटी वाली गाड़ी थी, बहुत छोटी, लखटकिया गाड़ी, नैनो कार। तो नैनो फॉर नॉन करेंट एसेट्स और कार फॉर करेंट एसेट्स, यही 2 मेजर हेडिंग होता है एसेट साइड में। ठीक है ना, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। लेकिन नॉन करेंट एसेट्स के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं और करेंट एसेट्स के अंदर भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उसकी भी कोडिंग कराएंगे हम आने वाला वीडियो में। आप थोड़ा सा वेट करें तो एसेट साइड की भी कोडिंग कर देंगे, जिससे आप एसेट साइड के पूरे इंफॉर्मेशन को ऑर्डर वाइज इजिली सजा सकते हो। ठीक है, बड़े बड़े फॉर्मेट जो भी होते हैं उसको अगर कोड कर दिया जाए तो बहुत आसानी से हम लोग उसको बना सकते हैं। देखो आप बैंक का विश्वास नहीं करोगे, बैंक का जब फाइनल अकाउंट बनता है तो वो 8-10 पेज के फाइनल उनके फॉर्मेट होते हैं बैलेंस शीट का। अब उसको कैसे याद करोगे बताओ? पहले बीकॉम के स्टूडेंट्स को अपने स्टेट में यूनिवर्सिटी में पढ़ना था, अब वहां से उसको हटा दिया चैप्टर को लेक्चर लो। अब या तो उनकी परेशानी हो रही थी पढ़ाने में, या स्टूडेंट को समझने में परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो बैंकिंग चैप्टर को हटा दिया लोग,
या तो बड़ा टफ है, वो 8-10 पेज में बैलेंस शीट चला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जब बैलेंस शीट बनाना रहेगा तो बहुत बड़ी बैलेंस शीट हो जाती है, 5-7 पेज की, 8 पेज की। बहुत सारे उसमें शेड्यूल हो जाते हैं, बहुत सारे ये नोट्स टू अकाउंट्स हो जाते हैं। तो उसको भी याद करने के लिए मैं एकदम सिंपल कोडिंग किया हुआ था और बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। जैसे बैंक का अगर लायबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन मुझे सजाना होता तो उसके लिए मैं कोडिंग क्या किया था, दोनों साइड की कोडिंग में किया था। ठीक है, लायबिलिटी साइड कोडिंग किया था मैं, SR सेन बम्बार्डिंग ऑन पाकिस्तान, SR सेन बम्बार्डिंग ऑन पाकिस्तान। इस पर लायबिलिटी साइड का पूरा जो है टॉपिक जो है वो ऑर्डर में सज जा रहा था। इतनी सिंपल चीज था, उस चैप्टर को हटा दिए। तो कोडिंग से चीजों को आसान किया जा सकता है। ये कोडिंग को याद रखोगे तो बैलेंस शीट को बहुत बढ़िया से ड्रॉ कर सकते हो, दिमाग में सेट कर सकते हो। और सेट तो करना पड़ेगा, कंपनी को अगर बहुत बढ़िया से समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज न कल शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लोगे, तो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करना बहुत तरीके से बहुत जरूरी हो जाता है। बैलेंस शीट को आप बहुत बढ़िया से स्टडी करोगे और रेशियो का उसमें हेल्प लोगे, तो रेशियो भी एक बहुत बड़ा टूल है बैलेंस शीट को समझने के लिए। तो पहले तो बैलेंस शीट की फॉर्मेट को, सीक्वेंस में कैसे इंफॉर्मेशन को याद किया जाए, ऑर्डर वाइज कैसे सजाया जाए, ये मैं कोडिंग किया। इस कोडिंग को पढ़ लेना। एसेट साइड की कोडिंग में आगे की वीडियो में जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो आज मेरा मकसद सिर्फ यही था कि नोट्स टू अकाउंट्स को समझना, कैसे ये बनेगा, बैलेंस शीट को समझना, यहां प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, कैसे इसको ऑर्डर में सजाया जाएगा। अब मैं एक प्रॉब्लम कंप्लीट उठाऊंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसमें जर्नल भी पास करूंगा और फिर आपको ये बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, समझ गए यहां तक की बात को? तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे एक नए टॉपिक के साथ।